राजेश जी हैं जिन्होंने जगजीत सिंह पे किताब लिखी। वैसे अगर हम इनको बायोपिक के बादशाह कहें तो शायद गलत नहीं होगा। क्यों राजेश जी? तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत। हमारे साथ हैं इकबाल जी। अजीत पर इन्होंने किताब लिखी है और संपादक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इकबाल जी आपका। पीयूष हमारे साथ हैं। मनोज बाजपेयी जो मेरे अपने भी बहुत फेवरेट एक्टर हैं, उन पे इन्होंने किताब लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ सब लोग जगजीत सिंह को तो सुने ही होंगे या सुनते होंगे, सुन के बड़े हुए होंगे। आप में से कितने लोगों ने जगजीत सिंह को सुना है? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। लेकिन उनके कुछ ऐसे किस्सों से आज हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगी कि तीनों ही बहुत बड़े कलाकार हैं, तो कुछ किस्सों से शुरुआत की जाए। वो किस्से आज हमें राजेश जी सुनाए जो शायद हम और आप लोग नहीं जानते। राजेश जी। धन्यवाद नवजोत। देखिए, जगजीत की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जो हम सब के बीच से निकलता है वो एक दिन में जगजीत नहीं बन जाता। जगजीत बनने के लिए लंबा संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए, टैलेंट चाहिए। और जगजीत एक ऐसा किरदार है हमारी जिंदगी में जो हम सब के दिलों में 10 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो धड़क रहा है हमारे दिलों में। हमें अभी भी हमें शायद हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिंदगी में ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है कि जो कोई शिखर पर पहुंचता है तो शिखर पर सबसे ऊपर का स्थान पहुंचने में, चोटी पर पहुंचने में बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन जब तक वो शिखर रहे तब तक उस चोटी के स्थान पर बने रहे। बहुत मुश्किल होता है लगातार शिखर पर बने रहना। आपका तो 3 दशक का साथ उनके साथ रहा है। जी, मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने कई बार उनको इंटरव्यू किया और जब मैंने उन पर 5 घंटे की फिल्म बनाई तो उसके कुछ दिन पहले वो चले गए। और जब वो गए तो आज जब मैं वो नहीं है, मैं वैसे तो हम सब लोग एक गायक के तौर पर उनको जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनका एक ऐसा रूप जो शायद हम में से कोई नहीं जानता। जगजीत सिंह जब शिखर पर पहुंच गए तो वो अपने जरूरतमंद साथियों के लिए कैसी मदद करते थे या उन लोगों के लिए। देखिए, हम लोग देखते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में कि कोई एक, अगर आप घर में भी जाएं किसी से और कहें कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए तो शायद कोई एकदम मदद ना करे। किसी भी करीबी रिश्तेदार से आप रुपए मांगे तो कोई मदद ना करे। जगजीत सिंह साहब का वर्षों तक रूटीन ये था कि वो एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके दोस्त हैं, रहे हैं, उनको वो फोन करते थे और बुलाते थे। वो अपनी छोटी गाड़ी लेके जाते थे और जगजीत साहब एक बड़ा बैग लेके और एक हाथ में सूची लेके और घर से निकलते थे कि बोले चलो। और निकलते थे तो उनके हाथ में ये होता था, एक्स नाम लिखा है, वाई नाम लिखा है, जेड लिखा है, ए लिखा है। किसी के आगे 25,000, किसी के आगे 50,000, किसी के आगे 1 लाख, किसी के आगे 2 लाख, 5 लाख। और सुबह निकलते थे और शाम तक वो रुपया उस लिफाफों में भरा होता था, वो बांटते थे। अव्वल बात तो ये है कि देखिए, उन लोगों तक को खबर नहीं होती थी जिनको वो रुपए बांटते थे, जो जरूरतमंद थे। उनको भी पता नहीं होता था कि जगजीत उनके दरवाजे पर आएंगे, दस्तक देंगे। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे का ब्याह करना है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को लोन की किस्त चुकानी है। तो ये एक सिलसिला, और ऐसा नहीं कि एक बार, बिल्कुल वो बताते हैं कि महीने में 3 से 4 बार, और ये सिलसिला वर्षों तक चला। तो मैं जब कहता हूं कि जगजीत गायक के रूप में हम याद रखते हैं, बड़ी बात है, लेकिन जगजीत एक ऐसा फरिश्ता था जो उन जरूरतमंद लोगों के लिए आया और अपना काम करके चला गया। क्या बात है। कुछ और किस्से राजेश जी आपसे सुनेंगे। मैं इकबाल जी, जगजीत के बाद अजीत की बात करते हैं नॉर्मली। अच्छा, उससे पहले आपका फेवरेट हीरो कौन है, एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर अजीत से पहले तो कई थे।
फिर अजीत के नशे ने जब जकड़ा तो मुझे अजीत से ज्यादा स्टाइलिश अब कोई लगता और नहीं। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि इकबाल जी के साथ मैंने भी काम किया है। सारा शहर जिनको लॉयन के नाम से जानता था, हमारा न्यूज रूम भी इनको लॉयन के नाम से ही जानता था। और इकबाल जी के साथ ऐसा होता था कि इकबाल जी नहीं है न्यूज रूम में तो हमारा न्यूज रूम नहीं लगता था। और दूसरी बात यह है कि इनसे जब बात कीजिए ना, कुछ भी इकबाल जी पैकेज हो गया तो वो अजीत स्टाइल में ही हमको जवाब मिलता था। आज भी एक वो स्टाइल से ही आप शुरुआत कीजिए तो, और एक किस्सा सुनाइए जरा उनका। दरअसल अजीत साहब की जिंदगी के मतलब 2 जन्म रहे। एक बार तो जब वो आए, स्ट्रगल करा और हीरो बने, और 50 से ज्यादा फिल्मों में एज अ हीरो उन्होंने काम करा। 1-2 जगह नोटिस में आए तो आए, अदरवाइज नोटिस में नहीं आए। फिर उसके बाद वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, विलन बने। और जब जंजीर आई तब दुनिया वालों को लगा कि यार ये तो बिल्कुल अजीब सा एक विलन मिला है, बहुत शरीफ सा लगता है, धीमी आवाज में बात विलन करता और है। शरीफ। शरीफ विलन। सही बात है। और लोग बहुत धीरे धीरे इतना उनके बोलने के अंदाज से प्रभावित रहे कि जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अजीत साहब को फिर और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो बहुत चाहते थे कि मुझे कुछ तो डिफरेंट दे दो, लेकिन आदमी उनसे वही जंजीर वाला तेजा या कालीचरण वाला लॉयन वही उनसे कहलवाना चाहता था, और जिंदगी भर वो यही कहते रहे। मेरे लिए आज भी बड़ी एक हैरत की बात है, अजीत साहब जैसा एक्टर, विलन बहुत से हुए, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछें तो प्राण से बड़ा विलन मुझे नहीं लगता है कोई। हीरो बहुत हुए, दिलीप कुमार थे, राजेश खन्ना थे, लेकिन एक अजीत साहब जैसे कलाकार के मरने के 22-24 साल बाद भी उनके बोलने के स्टाइल को लेके जोक्स लगातार बन रहे हैं, ये वाकई मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। ऐसा और किसी के साथ में अच्छा, एक फैन होने के नाते अच्छा लगता है कि उनके बारे में जोक्स बन रहे हैं? नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि जोक्स अजीत साहब को लेके नहीं बनते हैं, जोक्स बनते हैं उनके स्टाइल को लेके। जैसे वो कालीचरण में कहते हैं एक्वेरियम गिर जाता है और मछलियां तड़प रही हैं, और फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत इत्मीनान से कहते हैं पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं। अब ये जो स्टाइल होता है, ये जब आपके दिमाग में उनका अंदाज बैठता है तब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसा इससे पहले भी नहीं था, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा उसके बाद भी हुआ हो। तो मुझे ये बुरा बिल्कुल नहीं लगता है कि उनको लेके जोक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अजीत साहब को लेके जोक्स नहीं बनते हैं, वो उनके स्टाइल को लेके जोक्स बनते हैं। और हैरत की बात यह है कि मरने के 25 साल बाद भी मौजूदा दौर में, जब अजीत साहब थे तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और EMI और किस्तों पे घर लेने वाला मसला नहीं चल रहा था। लेकिन अभी मैंने कोई 2 साल पहले सुना कि लॉयन बैठा हुआ है और वो रॉबर्ट से कह रहा है कि रॉबर्ट, इसे किस्तों पे एक मकान दिलवा दो। रॉबर्ट कहता है कि क्यों बॉस? बेवकूफ, मकान मिलने की उम्मीद इसे मरने नहीं देगी और किस्तों का बोझ इसे जीने नहीं देगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सिलसिला जारी है। बहुत से जोक मुझ तक नहीं आए हैं, नेट पे होंगे और वो होंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी है। तो ये उनके एक आदमी के सिर्फ बोलने का अंदाज, सिर्फ बोलने का अंदाज इतना लोकप्रिय होगा, ये मेरे लिए वाकई हैरत की बात है। और जो किताब लिखी उसके पीछे वजह भी यही थी। बिल्कुल, और उस अंदाज को हम अभी भी सुनते हैं और हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग को यकीन हो गया होगा कि इनकी मौजूदगी कितनी जरूरी होती है एक न्यूज रूम में, एक महफिल में, क्योंकि जो हमारा न्यूज रूम का माहौल होता है, मेरे ख्याल से पीयूष भी एग्री करेंगे, राजेश जी भी एग्री करेंगे, बहुत स्ट्रेस वाला होता है, और स्ट्रेस बस्टर इकबाल जी रहते हैं उसमें। थैंक यू। पीयूष, हम मनोज बाजपेयी को भी एज अ विलन ही देखा है, लेकिन आप अगर मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कलाकार मुझे कोई इस वक्त नहीं लगता। मेरा फेवरेट, मेरा पसंदीदा अगर मैं कहूं, क्योंकि मेरी भी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई है, तो बेहतरीन कलाकार, कुछ ऐसे किस्से, बातें जो हम उनके बारे में नहीं जानते। आप, मेरे ख्याल से आप तो उनके परिवार तक से परिचित हैं अच्छे से। नहीं, मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं कि मनोज बाजपेयी
हिंदुस्तान के चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में, ऐसा मेरा भी निजी तौर पर मानना है। आपने बात शुरू किस्से से की, तो मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी से पहले जब बायोग्राफी लिखने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप उस किरदार के जीवन में झांकते हैं जिसे आम लोग सतही तौर पर या ऊपर से देखते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज में उनको पढ़ते हैं या कुछ उनके बारे में कहीं इधर उधर फुटकर जो किस्से छपते हैं। लेकिन जब आप बायोग्राफी लिखते हैं, जीवन गाथा लिखते हैं, तो आप उसकी परतें खोलते हैं, उसमें जाते हैं। तो मनोज वाजपेयी को जानने की ललक ने बायोग्राफी लिखाई, ये सच है। और मनोज वाजपेयी से बात हुई, उनके परिवार से बात हुई। लेकिन जो दिलचस्प बात सबसे पहले मालूम पड़ी, मनोज वाजपेयी से पहले उनके पिताजी के किस्से मुझे बहुत दिलचस्प लगे। वो किसान परिवार से संबंधित राधाकांत वाजपेयी, एक बिहार का बहुत छोटा सा गांव बेलवा, वहां पे किसानी करते थे। लेकिन जब उनके बारे में जाना, जब उनसे बात हुई और उनके घर परिवार से बात हुई, तो पता चला कि उनके पिताजी को फिल्मों का इतना शौक था कि वो एक जमाने में, कॉलेज के जमाने में, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट तक पहुंच गए थे ऑडिशन देने के लिए। और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जब पहुंचे तो संयोग से उस दिन जब ऑडिशन हो रहे थे वहां पर, तब मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी थे वहां पर। तो ये एक ऐसी बात थी जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी कि यार हम लोग तो किसान परिवार और बहुत बिहार से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट कोई पहुंचेगा उस दौर में, तो ये बहुत दिलचस्प बात थी। और ऐसे बहुत सारे किस्से उनके, जो फिल्मी उनकी रुचि थी उनके पिता की। तो जब उसको टटोला तो पता चला कि वो शौक शायद मनोज वाजपेयी के भीतर कहीं ना कहीं बीज के रूप में अंकुरित हुआ। लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि फिल्मों में आए, वो थिएटर में आए, इसलिए मनोज वाजपेयी झूठ बोलकर दिल्ली आए। अच्छा, ऐसा क्यों था? ये आपने उनसे पूछा नहीं जब वो खुद बनना चाहते? क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा कर पाए। नहीं, वो निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि वो उनका शौक था। वो संयोग से पहुंच गए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, वो तैयारी नहीं थी उनकी, और इसीलिए वो पास भी नहीं हो पाए। लेकिन उनको मालूम था, क्योंकि फिल्मों में शौक था, फिल्मी पत्रिकाएं उनके घर में आती थी, फिल्मी दुनिया के जो उठापटक थी, जिस तरह से सितारे फ्लॉप होते थे, जिस तरह से मतलब जो संघर्ष था, वो उनको बखूबी पता था कि किस तरह से होता है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं जाने दिया? तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरे 6 बच्चे थे, उनका पालन पोषण। एक और चीज क्लियर हुई जब मनोज वाजपेयी के इंटरव्यू हम पढ़ते हैं कि किसान परिवार से हैं, तो एक छवि ऐसी दिमाग में जाती है कि कोई बहुत गरीब परिवार है। तो ऐसा नहीं था। उनकी माताजी ने कहा नहीं, हम जमीन से बहुत समृद्ध थे, हमारे पास बहुत जमीन थी, खाने का कोई संकट नहीं था, लेकिन नकदी का संकट किसान परिवार के पास हमेशा होता है। क्योंकि तो वो उनके पिताजी ने भी कहा कि भाई इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं सबको उच्च शिक्षा दिला पाऊं। और फिर दिल्ली के रास्ते मुंबई कैसे जाएगा जब कोई संपर्क नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पता ही नहीं है कि कैसे पहुंचना है। लेकिन मनोज वाजपेयी ने जब 12th के बाद एनएसडी के बारे में सुना, वहां तक पहुंचे और एनएसडी के रास्ते मुंबई पहुंचे, तो वो संघर्ष यात्रा बहुत दिलचस्प है। और अब चूंकि आपने किस्से की बात कर दी, तो सब लोग मनोज वाजपेयी की जब बात करते हैं तो पहला डायलॉग आपके दिमाग में कौन सा आता है? मुंबई का किंग कौन? तो सत्या का वो डायलॉग है जो आइकॉनिक डायलॉग है। लेकिन जब उसके बारे में पढ़ रहे थे, जब उसके बारे में उनसे बात की, तो पता चला कि वो डायलॉग फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। वो फिल्म की स्क्रिप्ट में ही नहीं था मुंबई का किंग कौन। वो इम्प्रोवाइज हुआ, उसी वक्त लिखा गया। मनोज वाजपेयी को ऊंचाई से डर लगता है, तो जब वो बांद्रा में उस चट्टान पे खड़े हुए हैं, तो अनुराग कश्यप नीचे से उनकी टांग पकड़े हुए थे कि वो उनको इतनी घबराहट थी कि वो मतलब गिर जाएंगे, क्योंकि वर्टिगो। तो उनको वो पकड़ के और जैसे तैसे उन्होंने वो डायलॉग पूरा किया, शॉट पूरा किया। हाँ, शॉट पूरा किया। और मैंने कहा कि क्या आपको आइडिया था? तो कहते हैं यार तो हम भी जानते हैं कि आइडिया नहीं होता, लेकिन वो सीन या वो डायलॉग, वो सिर्फ संवाद, वो आइकॉनिक है आज की तारीख में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने एक बात शुरुआत जब आपने कहा कि जब हम किसी के बारे में लिखते हैं तो हमें खुद को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। ये तो एकदम, यहाँ तो हमें अजीत बिल्कुल साक्षात नजर आ रहे हैं। तो आप में कितने मनोज आए हैं? नहीं, मनोज मेरे भीतर वैसे नहीं आए, लेकिन इस बायोग्राफी को लिखने का फायदा ये हुआ कि मैंने उनकी सारी फिल्में सिलसिलेवार देखी, उस संदर्भ में देखी, और तब ये समझ में आया। क्योंकि जब भी मनोज वाजपेयी को हमने सबसे पहले जाना था सत्या से, हालांकि स्वाभिमान और एक फिल्म और भी कर चुके थे, वो सीरियल स्वाभिमान उनका हिट हो चुका था। लेकिन मुझे, चूंकि जो मैंने किताब में लिखा भी है भूमिका में, कि कॉलेज से हम गए सत्या देखने में, आगरा में था, और जब सत्या देख के निकला तो एक अलग प्रभाव था भिखू मात्रे का कि ये कैसा किरदार है, कैसा किरदार गढ़ा गया है। उसके बाद मनोज जी से परिचय हुआ, फिर तो कई
कई दौर में बातें हुई वगैरह, लेकिन जब फिल्में देखी बायोग्राफी के संदर्भ में तो पता चला कि अलीगढ़, गुलगुलियां, गली गुलियां, भोसले, पिंजर, तो ऐसी फिल्में हैं कि एक अभिनेता के करियर में 1 या 2 फिल्में होती हैं जो उनको अमर बना देती है फिल्म इतिहास में, लेकिन मनोज वाजपेयी के करियर में कम से कम 10 ऐसी फिल्में हैं जो जिसमें अभिनय लाजवाब है और वो इतिहास में उन्हें अमर करता है। मुझे लगता है वो तो एक ऐसे एक्टर हैं कि हीरो को भी वो, अगर वो हीरो और वो दोनों साथ में हो तो मेरे ख्याल हीरो को डोमिनेट कर सकते नहीं, हैं। ये तो हुआ ही था ना, सत्या में उनको पहले हीरो का रोल मिला, राजनीति- सत्या का नहीं, सत्या में उनको सत्या का रोल मिला। हाँ। बाद में अचानक राम गोपाल वर्मा के मन में आया कि भीखू मात्रे का रोल दे दिया जाए, और ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि जब उनको भीखू मात्रे का रोल दिया गया तो वो बहुत नाराज हो गए अंदर से कि यार मुझे तो हीरो का रोल मिला था, अब तो हीरोइन सत्या के साथ जाएगी। तो अनुराग कश्यप को वो लगातार रोज फोन करते थे कि अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला फिल्म लिख रहे थे। अनुराग कश्यप बहुत यंग थे और अनुराग कश्यप मनोज वाजपेयी के साथ ही रहते थे, तो अनुराग कश्यप को रोज फोन करते थे, यार ये मेरे साथ क्या कर दिया तुम लोगों ने, अब तो हीरोइन उर्मिला उसके साथ जाएगी सत्या के साथ, अब मेरा क्या होगा। तो अनुराग कश्यप ने मुझसे कहा कि हम उनको समझाते थे कि हम लोग लिख रहे हैं ना फिल्म, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपके सीन सारे बहुत शानदार है और आप चिंता मत करो, ये स्क्रीन बहुत शानदार है। क्या बात है, क्या बात है। राजेश जी, आपने तो बहुत सारी बायोपिक लिखी है, हालांकि आज जिक्र हम जगजीत जी का कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एक्टर का किरदार आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया? जिन पर फिल्में मैंने बनाई, जिन पर जी मुझे लगता है कि मीना कुमारी का जो किरदार है, मीना कुमारी पर 2 घंटे की फिल्म है और वो मेरे जहन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे स्थापित हैं। तो मीना कुमारी की जिंदगी जितनी दर्द भरी है वैसी जिंदगी मैंने नहीं देखा कि किसी और अभिनेत्री के बारे में रही हो, और जो आपके दिल के बहुत करीब होता है उसके बारे में फिल्म बनाना भी बहुत कठिन होता है। तो आप देखिए कि जिस दिन मीना कुमारी जब वो अंतिम यात्रा उनका जो है समय आ गया था तो बीमार बहुत थी और उनके अकाउंट में, खाते में 100 रुपए थे। 65 रुपया रोज अस्पताल के उस वार्ड का किराया था जिसमें वो दाखिल थी, और वो पैसा भरने के लिए मीना कुमारी के पास पैसा नहीं था। तब कमाल अमरोही, जो वर्षों से दोनों अलग हो चुके थे, 10,000 रुपए लेकर के आए और तब उनका इलाज हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तो जिस तरह से उन्होंने, लेकिन कमाल अमरोही की बाहों में दम तोड़ा और कहा कि कमाल अमरोही, मंजू कहते थे उनको, तो बड़ी खुश हुई कि मैं चाहती थी कि तुम्हारी बाहों में दम तोड़ूं। और पाकीज़ा में आप देखते हो, अगर आपको याद हो तो मीना कुमारी के ऊपर जो दुपट्टा होता है वो उसमें एक वी शेप का एक आकार बनाते हैं, तो वो आकार बनाना केवल कमाल अमरोही का काम था, और पूरी फिल्म की शूटिंग के दरमियान वो वी शेप का जो आकार देते थे वो कमाल अमरोही देते थे। और जब वो नहीं रही तो कमाल अमरोही ने फिर वही उनकी देह पर वो वी शेप का एक दुपट्टा बनाया और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा रवाना हुई। तो एक ऐसी ट्रेजेडी क्वीन, मीना कुमारी के बारे में हम लोग कम जानते हैं। वो रविंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। नातिन ऐसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बेटी उस समय बचपन में विधवा हो गई। बंगाल में बाल विवाह होते थे, तो विधवा हो गई। तो इसके बाद जब वो जवान हुई 15-16 साल की, तो उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद अपने घर से भाग गई, मेरठ आ गई। मेरठ में प्यारेलाल जी एक उपन्यासकार होते थे, उनके साथ विवाह रचा लिया। इन दोनों की जो बेटी हुई, जो उस बेटी ने लाहौर के एक तबला वादक थे उनके साथ शादी की, और मीना कुमारी उनकी बेटी। तो रविंद्रनाथ, इसलिए आपने देखा हो कि बंगला किरदार जहां भी उनको साहेब बीबी और गुलाम में भी अगर आपने याद करें तो वो किरदार उनके बहुत ही करीब था और वो ऐसा मैच करता था, एकदम स्वाभाविक। हाँ। और इतना गरीबी उन्होंने इतनी देखी कि देखिए, बचपन में उनकी माँ जब काम करती थी तो चूल्हे पर रोटियां थोप के जाती थी और इनको केवल कच्चा प्याज और नमक, पिसा हुआ नमक और रोटियां, ये सारे बच्चे खाते थे। तो जिसने इतना तकलीफ अपने बचपन में सही, उसको पर्दे पर उसने उस तरह से उतारा, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। हम वापस जगजीत जी पे आते हैं। जगजीत जी के कुछ ऐसे किस्से जो हम लोग नहीं जानते।
देखिए शायद जगजीत हमारे बीच में ना होते। ये जलंधर में पढ़ते थे, तब एक लड़की से उनको इश्क हुआ। हाँ। हालांकि वो उसको कहते थे कि वो एक जवानी के अंदाज में, जिसको आप आजकल क्रश कहते हैं, उसको कुछ वैसा था। तो जलंधर से वो लड़की कुरुक्षेत्र आ गई। बाद में पीछे पीछे कुरुक्षेत्र में जगजीत ने भी एडमिशन ले लिया। तो तब तक उस लड़की के जीवन में एक कोई और लड़का आ गया था। अच्छा। जब जगजीत पहुंचे तो वापस जगजीत से निकटता शुरू हो गई। अच्छा। उस लड़के को इतना बुरा लगा कि उसने कुछ लोगों को भाड़े पर हायर किया और वो हॉकी लेके के जाओ, आज उसको निपटा दो, जो भी होगा हम देख लेंगे। वो दिन जगजीत की जिंदगी का आखिरी दिन था। अब जब ये हॉकी दस्ता पहुंचा वहां पर मारने के लिए, वहां एक प्रोग्राम चल रहा था और जगजीत किशोर कुमार का गाना गा रहे थे, और किशोर कुमार का गाना सुना तो वो सारा हॉकी दस्ता इनका दीवाना हो गया। क्या बात है। तो जब वो दीवाना हो गया तो बाद में उसने कहा कि हम तो आपको मारने आए थे, लेकिन हम तो आपके मुरीद हो गए, हम आपके दीवाने हो गए। तो ऐसा तब वो जगजीत हमको मिला, उन हॉकी दस्ते से छूटा तो हमको मिला। ये भी किस्सा शायद कोई नहीं जानता है। जी, ये किस्सा कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जगजीत के पिता नामधारी सिख थे, सरदार थे, और बचपन में जगजीत का नाम सरदार जगमोहन था। इनके पिताजी ने पक्का संगीत सिखाया उनको, शब्द गाते थे, गुरबानी गाते थे, कीर्तन करते थे गुरुद्वारे में। तो उस समय इनके गुरु थे, एक अंधे थे, उनका नाम था छगनलाल शर्मा। वो इनको संगीत सिखाते थे, लेकिन फिल्मी गीतों से बड़ा परहेज करते थे। तो एक बार वो खाना खा रहे थे और ये हारमोनियम उठा के उस पर गाने लगे। देखिए फिल्मी गीत कहेंगे कि आज तो हम उसको भजन मानते हैं, तू प्यार का सागर है, सीमा का जो गीत था वो गाने लगे, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो छगनलाल शर्मा ने वो खड़ाऊं जो पहनते थे, खड़ाऊं उठा के वहीं से निशाने पर मारी, अंधे थे, और उनको सिर में लगी। ये फिल्मी गीत गा रहे हो, आज से अगर मैंने सुना तो तुमको निकाल दूंगा। वो उन्होंने फिर जो है उसका कई दिन तक उनकी सिकाई हुई और उसके बाद फिल्मी गीत नहीं गाया तब जब स्कूल में गाया कि किसी एक उत्सव में इनको खड़ा कर दिया गया और जो वाहवाही लूटी तो उन्होंने बैजू बावरा का ये गीत गाया, मोहम्मद रफी का मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और देखिए क्या हमारी डेस्टिनी कि एक फिल्म ऐसी आई थी जो बाद में रिलीज नहीं हो पाई। मोहम्मद रफी के गाने गा के स्टेज पर ये सिक्के बटोरा करते थे, 136 या 26 रुपए के सिक्के इनको मिले थे। उसी मोहम्मद रफी को उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में गवाया। क्या बात है, क्या बात है। इकबाल जी, जैसे अभी पीयूष भी बता रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है, हमें खुद को उस किरदार में ढालना पड़ता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था अजीत को लिखना? अजीत पे लिखना इसलिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि मैंने बहुत देर में सोचा कि उनके ऊपर किताब लिखी जाए। तब तक उनकी डेथ को करीब 15 साल हो चुके थे, और दूसरी बात यह है कि उनके दौर के लोग जो थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, या फिर इतने बूढ़े हो गए थे कि हम उनसे नहीं बात कर सकते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे दिलीप कुमार के, फैमिली रिलेशन थे, लेकिन दिलीप साहब अपनी जिंदगी के आखिरी 12-13 साल बिल्कुल मतलब थे, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते थे। तो रिसर्च को लेके बहुत ही मुश्किलें हुई और कुछ चीजें मिली। लेकिन जब मुझे इनके एक बेटे जो हैदराबाद में रहते हैं उनका पता मिला, उनसे मुलाकात हुई और वो राजी हुए बात करने के लिए, तब जाके चीजें धीरे धीरे निकली। लेकिन ये पूरी किताब लिखने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनका जो अर्ली टाइम था, जब वो हीरो बनने आए थे, तो उनके स्ट्रगल के किस्से तो वो तो हैं सब, लेकिन वो जो एक 15-20 साल का वक्त गुजारा उन्होंने विलन बनने से पहले का, उसके बारे में जानकारी बहुत कम मिली। तो ये मुझे दुख है और मुझे लगता है कि कभी और जुटा पाया मैं ये जानकारी तो उस किताब ऐसा कोई किस्सा सुना दीजिए ना। अजीत साहब के साथ किस्से बड़े मतलब अजीब से हुए हैं। एक किस्सा बस मैं आपको यूं सुनाना चाहता हूं कि सेंस ऑफ ह्यूमर जब आदमी का होता है, उसमें मैंने खास देखा है कि वो मजाक करता है, दूसरे हंसते हैं, लेकिन जब उसके साथ मजाक हो जाता है तो वो हमेशा नाराज हो जाता है। और वो
लेकिन अजीत साहब का जवाब नहीं था इसमें। वो कालीचरण कर रहे थे फिल्म, और उसके अंदर एक शेर लेटा हुआ है और अजीत साहब खड़े हुए हैं। वो एक्चुअली फिल्म धरती का एक सीन था। वो इतना बड़ा कद्दावर वहीं पे खड़े होके वो कालीचरण के डायलॉग उन्होंने बोला है शत्रुघ्न सिन्हा से, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। नहीं, डायलॉग तो आप अच्छे से बोलते हैं, तो डायलॉग में ही बोलिए ना। मैं आपको बताता हूं, वहां से उनको लगा कि ये तस्वीर बहुत प्रभावशाली है और मेरे घर में बहुत अच्छी लगेगी। तो वो 6 फुट की तस्वीर उन्होंने सुभाष घई से कहा कि ये यार मेरे घर में भिजवा देंगे। उनका अरे बिल्कुल। वो चली गई, लग गई तस्वीर। इनके बेटे तब इंटर में थे और वो स्कूल के बाद आए घर में, तो देखा इतनी बड़ी तस्वीर। तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरे साथ के क्लासमेट आएंगे तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे, यार तेरे बाप की इतनी बड़ी तस्वीर लगती है कहीं किसी की यार ड्राइंग रूम के अंदर। तो वो सोचते रहे। शाम को अजीत साहब आए तो उन्होंने कहा कि डैडी ऐसा नहीं हो सकता, तस्वीर थोड़ी छोटी हो जाए। तो अजीत साहब ने कहा कि बरखुरदार, इसमें क्या दिक्कत है इस तस्वीर में? कहने लगे नहीं डैडी, मुझे लगता है ना कि माला वाला चढ़ाने में ना मतलब अब आप देखिए, एक बेटा अपने बाप से कह रहा है ये बात। और अजीत साहब 1 मिनट को सन्नाटे में आ गए, शाहिद अली भी 1 मिनट को सन्नाटे में आ गए कि मैंने क्या कह दिया। और उसके बाद वो बहुत तेज हंसे और गले से लगाया और कहने लगे कि यार मेरे बाद इस तस्वीर का जो चाहे वो करना, कुछ दिनों लगी रहने दो। क्या बात है। हम मनोज वाजपेयी से पर वापस आते हैं। आपने बताया कि उनसे ज्यादा आपकी मुलाकात मनोज जी से भी हुई, उनके पिताजी से भी, लेकिन उनके पिताजी ने आपको बहुत प्रभावित किया। नहीं, वो तो मैं बता ही रहा था कि उनको फिल्मों में कितनी दिलचस्पी थी। नवजोत, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब बायोग्राफी आप लिखते हैं, तो मेरा पहला अनुभव था, राजेश जी ने बहुत लिखी है, मैंने तो उसको जीने का एक अलग मजा है, क्योंकि आप उस किरदार में घुसते हैं, उस किरदार को जीने लगते हैं। उस किरदार की जब आपको रहस्य मालूम पड़ते हैं तो आपको लगता है कि इसको और जानो कि क्या हुआ। तो अब जैसे क्या है कि मनोज वाजपेयी के बारे में हम पढ़ते थे, इंटरव्यूज पढ़ते थे। जब मैं बेलवा के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके गांव के बारे में, तो पता चला कि उनका एक छोटा सा कनेक्शन गांधी जी से निकल आया। तो मुझे बहुत रोमांचित किया कि भाई गांधी जी जिस घर में पहुंचे थे वहां पे मनोज वाजपेयी का बचपन बीता। तो मेरे लिए बहुत रोमांचित करने वाली बात थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। लेकिन जो राजेश जी ने पहले जिक्र किया इश्क का जगजीत जी के, तो इश्क के किस्से हमेशा मजेदार होते हैं। और जब एक फिल्मी अभिनेता के हो तो उसमें अलग। लेकिन फिल्मी दुनिया में जब इश्क होता है वो एक अलग तरह का होता है। वो किस्से छन छन कर अखबारों में, टीवी में आते रहते हैं। लेकिन मनोज वाजपेयी का जब मैं बायोग्राफी लिख रहा था, तो वो कभी ना तो मनोज जी ने बताया ना उनके परिवार ने बताया, किसी एक दोस्त के हवाले से पहले उसका एक सिरा मेरी पकड़ में आया। तो वो किस्सा यूं था कि जब वो 12th में थे अपने स्कूल में, तो उनको एक लड़की से इश्क हो गया। इश्क हुआ तो उस जमाने में, एक तो बिहार में, और हम लोग जो छोटी जगह से आए हैं तो उनको मालूम है कि लड़की से बात करना कितना मुश्किल हुआ करता था। तो वो लड़की से बात करना ही उनके लिए 3 महीने 6 महीने गुजर गए। तो अब लेकिन सारे दोस्तों को ये पता था कि इसको इस लड़की से क्रश है, इस पर क्रश है। तो जब भी क्लास में रोल नंबर 44 पुकारा जाता था तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी कि 44वां मनोज वाजपेयी का नाम रख दिया गया कि रोल नंबर 44वां, अब 44 उस लड़की का था तो 44वां उसका नाम रख दिया गया। अब ये किस्सा तो जाहिर सी बात है परवान नहीं चढ़ा। लेकिन दिल्ली आने के बाद मनोज वाजपेयी का एक इश्क बहुत परवान चढ़ा। उनके साथ एक लड़की थिएटर में थी और उनके एक दोस्त ने जब बताया, वो बाद में मनोज जी से मैंने फिर कंफर्म किया कि उससे उनका मतलब, चूंकि वो थिएटर की दुनिया में थे, साथ साथ जाते थे, तो मनोज जी को लगा कि इसके साथ उनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और काफी बातें होती थी, सब साथ रहते थे, सब घूमना फिरना। तो एक दिन अप्पू घर के इसी रोड पर अप्पू घर के पास मनोज जी फफक फफक कर रो रहे थे। तो पता चला जो उनका एक मित्र है वो वहां पहुंचा, तो वो एकदम गले लग के रोने लगे फूट फूट के कि, तो पता चला क्या हुआ। तो मनोज जी ने उसको बताया कि यार जो फला लड़की थी वो मैं यहाँ पर टहल रहा था, उसके संग अचानक एक गाड़ी आई कार में और वो भाग के उस गाड़ी में चढ़ गई और चली गई। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, मेरी तो उससे इतनी अच्छी बात थी। तो
ये किस्से जब फिल्मी दुनिया में आने के पहले से हैं, जो इंटरनेट पर नहीं है, जो कहीं और नहीं है, जब आप उनको जानते हो, उनको समझते हो, तो आपको एक अलग गुदगुदी भी होती है और आपको लगता है कि यार किरदार के कितने रंग हैं। जैसे एक सवाल मेरे मन में कई बार आता था जब आप कि मनोज जी के साथ के जो थिएटर के लोग हैं, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, सुरजीत, क्या नाम है उनका, जिन्होंने नहीं, निर्मल पांडे तो उनके एक्टिंग में, जो ये सारे लोग जो डायरेक्टर थे, लेकिन इनके साथ मनोज वाजपेयी ने फिल्म नहीं की। तो मेरे मन में एक सवाल था कि अनुभव सिन्हा, तिग्मांशु धूलिया, ये सारे लोग हैं, अनुराग कश्यप के साथ की है गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन वो बहुत बाद में बीच में जब मतभेद हो गए थे, और भी एक दो नाम मैं भूल रहा हूं अभी। तो मैंने कहा कि यार ये क्या, सुजीत सरकार इनके साथ थिएटर में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में सुजीत सरकार ने बनाई। तो मैंने कहा क्या वजह रही कि विशाल भारद्वाज, तो ये सारे लोग साथ के लोग थे, लेकिन इतने बड़े बड़े डायरेक्टर जिन्होंने इतनी इतनी क्लासिक बनाई, लेकिन मनोज वाजपेयी जो इतना उम्दा कलाकार है, उसके बावजूद उनको नहीं लिया। तो मेरे मन में सवाल था कि ऐसा क्यों है कि मनोज जी इतने शानदार कलाकार होने के बावजूद। तो जब इसकी पड़ताल की, सबसे जानने की कोशिश की, तो अनुराग कश्यप ने उस सवाल का जवाब दे दिया कि एक बार हम जब सत्या हिट हो चुकी थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, सारे शराब पी रहे थे, अपने सारे दोस्त लोग बैठ के, और सबके जहन में मनोज वाजपेयी था, अपना हीरो, अपनी कहानी का हीरो मनोज वाजपेयी था, क्योंकि वो उनकी पहुंच पे था, उनकी पकड़ में था। तो सब पार्टी करते हुए मनोज वाजपेयी के मुंह से निकल गया या गुस्से में निकल गया कि यार तुम सबको मेरे कंधे पर सवार होकर हीरो बनना है। तो वो एक होता है कि गुस्से में कि यार सब अपनी अपनी कहानी में मनोज वाजपेयी को देख रहे थे, तो मनोज वाजपेयी ने कहा एकदम गुस्से में कि यार तुम सबको मेरे कंधे पर सवार होकर हीरो बनना है। तो अनुराग कश्यप ने मुझसे कहा कि यार ये बात हम सबको इतनी बुरी लग गई कि हमने कहा कि अब हम अपनी पहली फिल्म जो है किसी और के साथ बनाएंगे। तो ये आपको ये सवाल था मेरे जहन में कि भाई इतने सारे दोस्त हैं, सबने साथ रहते थे, सब खाते थे, फिर क्यों नहीं बना। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं जो इस किताब में है, और मुझे लगता है कि किस्सों की पोटली है किताब। पिंजर का कोई किस्सा अगर हो तो सुनाइए। नहीं, पिंजर का एज सच किस्सा नहीं है। पिंजर के दौरान की जो तैयारी थी, वो मनोज वाजपेयी ने जरूर जिक्र किया कि उस किरदार को जीने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसमें ग्रे शेड था और उसको जीते हुए कितनी मुश्किल आई। तो वो उन्होंने उसका जिक्र किया कि पिंजर बहुत टफ भूमिका थी, और मुझे लगा कि मैं उससे न्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा उस रोल से, लेकिन उसमें नेशनल अवार्ड मिला उनको। तो मतलब वो दर्शकों को बहुत पसंद आया रोल। राजेश जी, जी, जगजीत सिंह का हम चाहेंगे कुछ और सुनाइए। देखिए जगजीत के किस्से तो इतने हैं कि मैं मतलब सुनाते सुनाते रात हो जाएगी। एक कई बार जिंदगी में ऐसे होता है कि आप बहुत निर्णायक मोड़ पर खड़े होते हैं, और जगजीत के पास ऐसे कई अवसर आए। मैंने जैसे अभी कहा कि वो सिख थे, और जब बॉम्बे पहुंचे तो वहां इनका पहला रिकॉर्ड जब HMV से जारी हुआ, तो रिकॉर्ड पर कवर पर छापने के लिए एक फोटो चाहिए थी। तो बॉम्बे में उस वक्त ये था कि ये धारणा थी कि कोई सरदार तो गजल गा ही नहीं सकता। तो उन्होंने, कंपनी ने कहा कि भाई मेरे एक भी रिकॉर्ड बिकेगा नहीं अगर आप सरदार के वेश में कवर पर फोटो आपकी होगी। तो आपको तो ये हाँ सामान्य होना पड़ेगा, लुक चेंज करना पड़ेगा। अब जगजीत के लिए ये बड़ा धर्म संकट था। पिताजी सच्चे नामधारी सिख थे, पूरा खानदान सिख है, और ये करियर को देखें या परिवार को देखें, रात भर सो न सके, और उन्होंने अंततः तय किया कि वो अपने बाल साफ करा देंगे। तो अगले दिन गए, वो एक बिहार का हजाम था, तो उससे कहा कि जनाब ऐसा है कि आप मुझे बदल दो। तो उस हजाम ने कहा कि आपने सोच लिया, अपने घर वालों से पूछ लिया है? उस जमाने में कल्पना ही नहीं थी कि कोई एक बार सिख इस तरह से कर सकता है। तो उसने कहा हाँ बाबू, हमने सोच लिया है। अब हुआ ये कि उस हजाम ने जैसे ही उस तरह चलाना शुरू किया, जगजीत का रोना शुरू, फूट फूट के रो रहे हैं, उनके गालों से आंसू बह रहे हैं। और जब पूरा साफ कर दिया हजाम ने, और बाद में देखा तो अरे इतना दुख था, तो फिर तुमने भाई क्यों किया ऐसा? जगजीत ने कहा बाबू आप ये नहीं समझोगे कि मैंने क्यों किया। और उसी शाम, चूंकि उस समय जगजीत को कोई जानता तो था नहीं, ये बर्थडे पार्टी में जाते थे, मुंडन संस्कार में गाते थे,
कलाकारों की महफिलों में गाते थे। इनके गाने पे लोग वहीदा रहमान, राज कपूर ये सब डांस करते थे, लेकिन मौका कोई नहीं देता था। बारातों में गाते थे। तो उसी शाम एक शादी पार्टी में इनको गाना था। अब जब ये पहुंचे तो दरवाजे पर इन्हें रोक दिया गया। ये कंधे में 3 पीस सूट में, कंधे में अपने गर्दन में हारमोनियम लटकाए। भाई कौन है आप? उन्होंने कहा मैं जगजीत सिंह हूं। अरे भाई हमने तो सरदार को बोला था, सरदार जगजीत सिंह, वो तो सरदार था जो जिसको बोला था, आप तो सफा चटो। तो मैं ही वो हूं। यार आप लोग कमाल करते हो। मतलब शादी में गाना है, पैसे गाना है, तो आप रूप बदल बदल के बार बार आ जाते हो। सरदारों पर भरोसा कौन करेगा फिर? तो उनका भरोसा करो साहब, मैं वही हूं। आधा घंटे तक झिकझिक होती रही। फिर अंततः उसने कहा कि अगर आप वही हो और हमें वो गाना ना मिला तो मैं उठा के फेंक दूंगा और पुलिस में दर्ज आपको भेज दूंगा, पुलिस को दे दूंगा। कोई बड़ा अफसर अधिकारी था। और जगजीत ने जब गाया तब जाकर के जान में जान आई, लोगों को पता चला। तो ऐसे तमाम किस्से हैं। चलिए इशारा हो चुका है, लेकिन चलते चलते मैं एक मनोज जी का और एक इकबाल जी आपसे अजीत जी का किस्सा आखिरी सुनना चाहूंगी। अजीत जी के किस्से दरअसल दिलचस्प हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प उनका किस्सा है घर से भागने का। बचपन से जगजीत जी भी भागे, अजीत जी भी भागे। उस जमाने मनोज जी के लिए चैलेंज रहा। उस जमाने में मेरे ख्याल से लोग भाग के ही आते थे फिल्मों में। कोई ऐसे तो आ नहीं पाता था कि वो दौर ही ऐसा था कि जा रहे हैं इंटरव्यू देने और घर वाले फूल माला पहना के और उसे विदा करें, क्योंकि सिनेमा बहुत बुरी एक चीज मानी जाती थी। तो अजीत साहब के मामा के पास हैदराबाद के एक सिनेमा हॉल में कैंटीन का ठेका था। तो अजीत साहब को सिनेमा देखने की कभी कोई दिक्कत आई नहीं। हमेशा जाते थे, देख लेते थे, और वहीं से सिनेमा का एक खुमार उनके ऊपर चढ़ा। तो उनके एक टीचर ने उनसे कहा कि देखो, दिन भर तुम ये तरह तरह के मुंह बनाते रहते हो, हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हो, दिल नहीं लगता है तुम्हारा पढ़ाई में। तुम्हारे बाप फौज के अंदर हैं, इनके फादर निजाम की सेना में हैदराबाद में थे। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम चले जाओ फौज के अंदर, और या फिर तुम सीधे चले जाओ फिल्म में, लंबाई चौड़ाई ठीक है तुम्हारी। उस रात ये जब आए तो इन्होंने सोचा बात तो सही कह रहे हैं। मैंने सीरियसली कभी सोचा ही नहीं कि मैं फिल्म में भी जा सकता हूं। लेकिन इन्हें यह भी पता था कि टुकड़े टुकड़े करके डाल देंगे बाप अगर पता चल गया कि फिल्म में गए। और लेकिन बॉम्बे तक पहुंचना था। इन्होंने खैर सोचा क्या क्या करा जाए। तो प्लान ये हुआ कि कुछ पैसे माँ अगर दे दें, बाकी किताबें हम अपनी सेल आउट करके और वहां तक तो जा सकते हैं। लेकिन इनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि शायद मैं अगर हाई स्कूल में पास हो गया हूं तो फादर कुछ मुझे लिबर्टी दे देंगे। और 3 बजे के आसपास रिजल्ट आया जिसमें अजीत साहब फेल हो गए थे। अब इनके सामने दूसरा संकट था कि सिनेमा तो बाद में जाऊंगा, ये जो फेल हो गया हूं ये कैसे बताऊंगा। तो अब तो घर से भागना लाजमी। और उसके बाद बहरहाल अजीत साहब भागे और भाग के बॉम्बे पहुंचे। और उनके संघर्ष की एक लंबी कहानी थी, लेकिन बहरहाल सक्सेस उनको एकदम मिली। क्या बात है। चलिए चलते। अब जो आप कह रही है ना कि भाग के आए कि नहीं आए, तो भाग के भले ही ना हो लेकिन झूठ बोल के आए, तो वो लगभग एक ही बात हो जाती उसी है। कैटेगरी में आ जाता है कि आप कह रहे हो कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूं और आप आ रहे हो यहाँ पर एनएसडी का एग्जाम देने के लिए। किस्से बहुत सारे हैं। संघर्ष की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे कितनी मुश्किलें झेल कर क्या क्या कर। तो सौरभ शुक्ला और मनोज वाजपेयी का एक छोटा सा किस्सा है कि दोनों दिल्ली में थे। बैंडिट क्वीन मिल चुकी थी जिसमें छोटे छोटे रोल थे, लेकिन पहचान उस तरह से बनी नहीं थी, क्योंकि बैंडिट क्वीन रिलीज नहीं हो पा रही थी विवाद की वजह से। तो उसके बाद दोनों मुंबई पहुंचे कि अब मुंबई में हम लोग चलते हैं और मुंबई में संघर्ष करेंगे, वहां पे फिल्मों में काम करेंगे। पहुंचे तो एक वहां पे चौल में कमरा लिया गया। 25,000 रुपए थे उसका, पूरे साल भर का भाड़ा तो दोनों ने मिलके दिया। और उस रात में खरीदारी हुई कि चटाई, बर्तन, जो सब दोनों ने खरीदने गए। तो बाजार में एक जगह लिखा हुआ था कि 20 रुपए का चिकन। तो उन्होंने कहा चलो यार आज पार्टी करते हैं। तो मनोज वाजपेयी ने सौरभ शुक्ला से कहा कि यार मैं बाकी सामान खरीद रहा हूं, जब तक तुम चिकन ले लो, चिकन की पार्टी होगी शाम को। तो सौरभ शुक्ला ने वो चिकन पैक करवाया और घर पर
तो लगा कि चलो अब सब सामान हो गया, आज से नए जीवन की शुरुआत हो रही है। तो पार्टी के लिए जैसे ही चिकन खोला गया तो उसमें पता, अब मैं चिकन खाता नहीं हूँ, मांसाहारी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो उनका कहना था कि बहुत छोटा सा, दिल्ली में तो हम खाते थे बहुत बड़ा चिकन 20 रुपए में, वहां हमको बहुत छोटा सा चिकन मिला। तो मुंबई का रंग ढंग पहले दिन ही समझ में आ गया कि ये जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है। और उसके बाद तो बहुत लंबा संघर्ष मुंबई में चला, सत्या तक। सत्या के बाद फिर एक अलग किस्म का संघर्ष था। वो मुझे लगता है जब दर्शक या श्रोता जब पढ़ेंगे किताब या जो तब उनको समझ में आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ आने के जी, लिए, बहुत बहुत इस महफिल धन्यवाद में आपका। आने के लिए। बहुत बहुत जगजीत तो हमारे दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे, लेकिन हम सब इसी तरह उनको याद करते रहे, क्योंकि जगजीत का यात्रा हम सब की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।